अगर आपका गोल्स के बारे में सोचते हुए इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया गया है, इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो रेगुलर बैंक एफडी से शुरू होते हुए मच फैंसी क्रिप्टो तक हम इन्वेस्ट करने की मौका होते हैं। हर इन्वेस्टमेंट में हम ग्रेजुअली रिटर्न ले सकेंगे, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में थोड़ा सा हिकअप्स हो सकेंगे। आज इस वीडियो में वो हिकअप्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं और वो हिकअप्स को हम कैसा हैंडल करना उसके बारे में भी हम बात करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। SIP इन्वेस्टमेंट में 5 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अगर आप मिडिल ऑफ द इन्वेस्टमेंट जर्नी में नुकसान भी बच सकेंगे अगर आपका इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न देते हो और कि कैपिटल लूज़ करने में ज़्यादा मौका हो सकेंगे। तो अगर देखेंगे तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में विचार लेते हैं कि उस परिस्थितियों को हम कैसा हैंडल करना है। स्टेज 1 होते हैं कि प्रिपरेशन। अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट चुनने और कि टाइम फ्रेम के बारे में सोचते हुए ज़्यादा समय लगते हैं, और अगर आप देखेंगे तो तुम एक्सटेंसिव रिसर्च भी कर चुका होता है और यही स्टेज में तुम आ चुका होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट करना चाहिए और कि हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी किसी तरह होना चाहिए। स्टेज 2 होते हैं कि अ गुड बिगिनिंग। तुमने तुम्हारा फाइनेंशियल नीड्स पर ध्यान रखकर SIP इन्वेस्टिंग को सही इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया जाता है। लगते है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और मार्केट कंडीशंस निर्बंध होकर तुमको स्मॉल प्रॉफिट मिलने के भी ज़्यादा मौका पड़ती है। इसमें हमको यही पॉइंट नोट करना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी 100 मीटर स्प्रिंट की तरह नहीं होते हैं, लेकिन एक मैराथन की तरह होते हैं। स्टेज 3 होते हैं कि पैनिकिंग फेस। अगर आप देखेंगे तो तुम SIP इन्वेस्टमेंट शुरू होने के कुछ समय के बाद तुम ये परिस्थितियों के बारे में सोचना पड़ेगी कि क्या होते हैं कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक माइक्रो इकोनॉमिक इशू वजह से अफेक्ट किया गया जाता है और SIP इन्वेस्टमेंट में कोविड टाइप ऑफ क्राइसिस में कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर देखेंगे तो हम ये फैक्टर्स के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए। यही परिस्थितियों में हमारा इकोनॉमी ऊपर नीचा पड़ती है और यह तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी करते हैं मार्केट में, और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न देने में ज़्यादा मौका भी पड़ती है और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उतना अच्छा भी नहीं लगती है। लेकिन हम कि यही जानना कि यह तो कॉमन रहता है कि SIP जर्नी अर्ली स्टेजेस में। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। इसका अर्थ तो होते हैं कि जो लोग ज़्यादा पेशेंट हो सकेंगे उसके लिए ज़्यादा मनी करने की मौका पड़ती है। स्टेज 4 होते हैं कि वेक्सेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप देखेंगे तो इसी स्टेज में तुम SIP इन्वेस्टमेंट का ट्रू पोटेंशियल रियलाइज़ करते हैं। अगर देखेंगे तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 0 से 5% तक हो सकेंगे। यह तो एक्सपेक्टेड रिटर्न से भी थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन भी तुम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना एक अच्छा तरीका होता है। उसके वजह से ही तुम भविष्य काल में किसी भी वंडर्स देखने पड़ेगी। यह कोट भी होते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे बट दे वर laying bricks every day. Your in retirement corpus will not be built in a day. You need to invest every month. इस कोट का अर्थ तो होते हैं कि रोम एक दिन में बिल्ड नहीं हो चुका है, यह तो ब्रिक्स हर दिन वो तो डालते रहेगी वो रोम बिल्ड करने में, और तुम्हारा रिटायरमेंट कॉर्पस भी एक दिन में तुमको मिल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए तुम हर महीने इन्वेस्ट करना आवश्यक पड़ती है। स्टेज 5 होते हैं कि रीपिंग द रिवॉर्ड। अगर आप देखेंगे तो तुम डिफ़िकल्ट फेसेस अच्छा से हैंडल करने के बाद तुमको 10 to 12% रिटर्न मिलने पड़ेगी। यही हम पेशेंस और परसिवरेंस की रिवॉर्ड कहते हैं। यह 5 स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग उतना आसानी नहीं पड़ती है। इन्वेस्टर के लिए एक स्टेज में अलग अलग सवाल और अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना ज़रूरत पड़ती है। आप देखेंगे कि यह सवाल और चैलेंजेस वो कैसा हैंडल करने पड़ेगी और उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। पहले सवाल होते हैं कि व्हाट इफ़ आई लूज़ माई कैपिटल इन SIP इन्वेस्टमेंट। कैसी टाइम्स ऐसा लगता है कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न भी दे सकेंगे, लेकिन तुमको जानने ही पड़ेगी कि SIP इन्वेस्टमेंट शुरू होने से पहले यह तो नेगेटिव रिटर्न भी दे सकेंगे। इसीलिए तुम ज़्यादा चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर देखेंगे तो यही अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करते हुए तुम्हारा NAV और स्टॉक प्राइस को अपग्रेड कर सकेंगे। यह तो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम बोलते हैं कि क्राइसिली स्टडी किया जाता है और किसी इन्वेस्टमेंट ओवर अ लॉन्ग टाइम में ज़ीरो रिटर्न नहीं दे सकते हैं।
दूसरा सवाल और चैलेंज होते हैं कि डिड आई मेक अ मिस्टेक बाय इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा इन्वेस्टर्स ऐसे लगते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में सेटिस्फाइड नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से वो तो उसका रिटर्न ज़्यादा होने की फ़ायदा हो सकते हैं। लेकिन यह तो इलॉजिकल होते हैं कि हम हर इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कंपेयर किए तो हमको एज एन इन्वेस्टर यही जानना पड़ेगी कि ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अलग अलग तरीके से हो सकेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट किया गया जाता हो तो शॉर्ट टर्म रिटर्न के बारे में हम चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एज एन इन्वेस्टर प्रोसेस को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और इन्वेस्ट करने ही चाहिए कॉर्पस एक्यूमुलेशन के कारण वजह से। अगर देखेंगे तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो 6 साल के बाद रिटर्न दे सकेंगे, और कि इसीलिए 6 साल इन्वेस्ट करने ही पड़ेगी, और वही 58% ऑफ द टोटल कॉर्पस तुमको एंड ऑफ द टेन्यूर मिलने की ज़्यादा मौका पड़ती है। यही हम कंपाउंडिंग का मैजिक कर सकेंगे। तीसरा सवाल और चैलेंजेस होते हैं कि व्हेन टू स्टॉप द म्यूचुअल फंड एसआईपी। अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड एसआईपी रुकना उतना अच्छा तरीका नहीं होता है, लेकिन यही कारण के लिए तुम म्यूचुअल फंड रुक कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग होते हैं कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जर्नी ध्यान रखो और कि इन्वेस्टमेंट गोल्स के बारे में सोचते हुए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बदलना। दूसरा होता है कि रिक्वायरमेंट फॉर इमरजेंसी फ़ंड। कुछ इन्वेस्टर्स एडवर्स सिचुएशंस को टैकल करने के लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए रखने वाले फ़ंड को उपलब्ध करते हैं। यह तो अच्छा तरीका नहीं होता है, क्योंकि एसआईपी शुरू होने से पहले हमको इमरजेंसी फ़ंड रखना एक प्राइमरी सोर्स होते हैं। अगर तीसरा होता है कि फ़ंड लेवल चार्जेस। किसी समय ऐसा लगता है कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा समय रेट में दिखते हुए और कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न देने में कोई मौका नहीं होता है, तो तुम इन्वेस्टमेंट को रुकना आवश्यक पड़ती है। वीडियो का फाइनल टेक अवे होते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट एक बैम्बू ट्री प्लान करने की तरह होते हैं, जिसमें पहले 4 साल में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखता है, लेकिन 5 साल से तुमको 80 फीट ग्रोथ दिखता है। चार्ली मुगर भी यही कहते हैं कि द फर्स्ट रूल ऑफ कॉम्पाउंडिंग इज़ टू नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरीली। अगर देखेंगे तो इसका अर्थ होते हैं कि हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बदलना और रुकना नहीं चाहिए अगर हमारे पास वैलिड रीज़न नहीं है। तो अगर देखेंगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में एसआईपी बहुत बेनिफिशियल हो सकेंगे अगर आपने इन्वेस्ट किया गया जाते हैं। तो हमारे इन गोल्स में हम फोकस ज़रूर रखना चाहिए, और कि टेम्परेरी ड्रॉडाउन्स पर हम कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉजिकल होने से ही हमको ज़्यादा रिटर्न और कि उसका फ़ायदा मिलने की ज़्यादा मौका हो सकता है। अगर आपको इसी टॉपिक का डिटेल रिव्यू अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।